You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। 100 साल पहले 1925 में नागपुर में एक संगठन बना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आज ये दावा करते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक हैं। लाखों सदस्य या समर्थक हैं इनके और हजारों शाखाएं फैली हैं भारत में भी, दुनिया भर में भी। हाँ, और आज हम आरएसएस के इन्हीं 100 सालों के सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, एक डॉक्यूमेंट्री है, कुछ लेख हैं, रिपोर्ट्स भी हैं और हाँ, खुद आरएसएस की तरफ से दी गई जानकारी भी है। तो आज का हमारा इरादा है इस असरदार और कहना चाहिए अक्सर चर्चा में रहने वाले संगठन को समझना। ये शुरू कैसे हुआ, इसकी सोच क्या है, फैला कैसे, समाज और सियासत पर क्या असर रहा है, और हाँ, विवाद कौन से रहे इससे जुड़े। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इसकी नींव डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने रखी थी। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन था, नागपुर में। हेडगेवार जी डॉक्टर थे पेशे से। हाँ, और जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से हेडगेवार जी उस वक्त मतलब 1920 के दशक में, जिसे वो हिंदू समाज की बिखरी हुई हालत मानते थे, उससे चिंतित थे। अच्छा। उस दौर में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा था। जैसे 1921 का मोपला विद्रोह हुआ, फिर 1923 में नागपुर में ही दंगे हुए। तो इन सब घटनाओं ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। साथ ही वो कांग्रेस की कुछ नीतियों से भी सहमत नहीं थे, जैसे खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना या गाय की सुरक्षा को उतनी अहमियत न देना। उन्हें लगा कि एक अनुशासन वाले हिंदू संगठन की जरूरत है। और क्या उन पर किसी खास विचारधारा या लोगों का असर था? मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली उन्हें? देखिए, उन पर लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवादी विचारों का तो काफी असर था। वो हिंदू महासभा से भी जुड़े थे और प्रभावित भी थे, खासकर बीएस मुंजे से, जो एक तरह से उनके मेंटर थे। ओके। और वीडी सावरकर की किताब हिंदुत्व ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा हेडगेवार बंगाल की क्रांतिकारी समितियों से भी जुड़े रहे थे पहले, जैसे अनुशीलन समिति। तो इन सब का मिला जुला असर उनके संगठन बनाने के तरीके पर दिखता है। तो शुरू में उनका मकसद क्या था? क्या वो शुरू से ही राजनीतिक थे? नहीं, शुरुआती मकसद ज्यादातर सामाजिक और सांस्कृतिक लगता है, जैसे लोगों का चरित्र मजबूत करना, हिंदुओं में अनुशासन लाना, हिंदू समाज को एक करना और मजबूत बनाना, और हाँ, आखिरकार एक हिंदू राष्ट्र की सोच को साकार करना भी। और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने क्या तरीके अपनाए? शाखाओं का जिक्र बहुत आता है ना? हाँ, शाखा ही उनकी बुनियाद बनी। ये रोजाना लगने वाली बैठकें होती थीं, आमतौर पर सुबह, जहाँ शारीरिक कसरत होती थी, जैसे लाठी चलाना, खेल कूद वगैरह। साथ ही बौद्धिक चर्चाएं भी होती थीं, जिन्हें वो बौद्धिक कहते हैं। इनमें हिंदू नायकों, खासकर शिवाजी, और हिंदू इतिहास पर बहुत जोर दिया जाता था। भगवा झंडे को उन्होंने अपना प्रतीक बनाया। और प्रचारक सिस्टम, वो भी यहीं से शुरू हुआ? हाँ, बिल्कुल। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था, जिन्हें प्रचारक कहा जाता था। ये वो लोग थे जो संगठन को फैलाने के लिए पूरी तरह समर्पित थे, अक्सर अपना घर परिवार छोड़कर पूरा जीवन इसी काम में लगा देते थे। और वो खाकी निक्कर वाली वर्दी? हाँ, शुरुआती दिनों में खाकी निक्कर उनकी वर्दी का हिस्सा थी, जो कई दशकों तक रही, फिर बाद में बदली गई। चलिए अब विचारधारा पर आते हैं। हिंदुत्व शब्द आरएसएस से बहुत जुड़ा है, क्या मतलब है इसका उनके लिए? ये बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द कई बार। हाँ, ये बात सही है। देखिए, हिंदुत्व आरएसएस की सोच का केंद्र है। ये शब्द मूल रूप से वीडी सावरकर ने गढ़ा था, जैसा हमने पहले कहा। हाँ। आरएसएस के नजरिए से देखें तो हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं है, वो इसे एक जीवन जीने का तरीका, एक जीवन पद्धति मानते हैं, जो भारत को एक पुरानी और जीती जागती सभ्यता के रूप में देखती है। ओके। वो अक्सर वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, की बात भी करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, इसके मायने क्या हैं, इस पर काफी अलग अलग राय और बहसें होती रही हैं। पर हाँ, उनका एक मुख्य लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना या स्थापित करना है। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब क्या निकलता है? बिहार पर आधारित एक लेख में एकता, अनुशासन और राष्ट्र सबसे पहले की भावना का जिक्र था। सही कहा। व्यवहारिक तौर पर उनका लक्ष्य है चरित्र निर्माण के जरिए देश बनाना। तो इसमें कर्तव्य, अनुशासन, देशभक्ति और सेवा पर बहुत जोर दिया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री में एक सदस्य कह भी रहे थे, एकता में शक्ति है, जब आप साथ होते हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये उनकी मूल भावना है। यह मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है जब बात आती है गैर हिंदुओं की, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों की।
उनको लेकर आरएसएस का नजरिया कैसा रहा है? क्या वो हमेशा एक जैसा रहा है? नहीं, ये एक ऐसा पहलू है जो वक्त के साथ बदला भी है और काफी जटिल भी है। जो दूसरे सरसंचालक थे, MS गोलवलकर, जिनके विचार बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। हाँ, गुरुजी गोलवलकर। हाँ, गुरुजी। उनके शुरुआती लेखन में आप देखेंगे कि गैर हिंदुओं को बाहरी तत्व या विदेशी तत्व मानने और उनके प्रति काफी कठोर विचार मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि उनके लेखन में नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों के साथ किए गए बर्ताव की एक तरह से तारीफ है। अच्छा, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, गंभीर है। हालांकि ये भी नोट किया जाता है कि ये बातें शायद हॉलोकॉस्ट की पूरी भयावहता दुनिया के सामने आने से पहले लिखी गई हो, लेकिन ये विचार उनके लेखन में मिलते हैं। लेकिन क्या गोलवलकर ने यहूदियों की इस बात की तारीफ भी की थी? कुछ ऐसा भी सुनने में आता है। हाँ, ये भी दर्ज है कि उन्होंने यहूदियों की इस बात के लिए तारीफ की थी कि इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचाए रखा। तो एक विरोधाभास सा दिखता है। और आज का क्या रुख है? क्या अब भी वही विचार हैं? नहीं, अगर आज के रुख की बात करें तो हाल के सालों में आरएसएस ने कोशिशें की हैं अल्पसंख्यकों तक पहुंचने की। जैसे उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसा संगठन बनाया है। हाँ, सुना है इसके बारे में। उनका ये भी कहना है कि भारत के मुसलमान और ईसाई भी हिंदू पूर्वजों के ही वंशज हैं और अगर वो संगठन के विचारों से सहमत हों तो सदस्य बन सकते हैं। हालांकि शर्त ये बताई जाती है कि उन्हें शाखा में आना होगा और हिंदू प्रार्थनाएं करनी होगी। और हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान भी काफी चर्चा में था कि अगर कोई हिंदू कहता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद आलोचनाएं तो खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसएस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदू वर्चस्व और बंटवारे की सोच को बढ़ावा देता है और खासकर मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता फैलाता है। कई आलोचक इसे भारत के सेक्युलर ढांचे के लिए, मतलब धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए ठीक नहीं मानते। चलिए, अब आरएसएस के सफर के कुछ अहम पड़ावों और विवादों पर नजर डालते हैं। आजादी की लड़ाई में आरएसएस की क्या भूमिका थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा उठता है। हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, आधिकारिक तौर पर आरएसएस ने अंग्रेजों के खिलाफ किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन में सीधे हिस्सा नहीं लिया। हेडगेवार और बाद में गोलवलकर दोनों ने ही संगठन को आंदोलनों से दूर रखा, जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, मतलब कोई भागीदारी नहीं संगठन के तौर पर नहीं। हालांकि किसी सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने की इजाजत थी अगर वो चाहे तो, और तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज मानने में भी शुरू में उनकी हिचकिचाहट थी। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत आरएसएस को कैसे देखती थी? क्या वो इसे खतरा मानते थे? जो ब्रिटिश दस्तावेज मिलते हैं उनसे पता चलता है कि सरकार आरएसएस को कानून व्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं मानती थी। वो ये भी देखते थे कि आरएसएस सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों से दूर रहता है। कुछ जानकार इसे अंग्रेजों के साथ एक तरह की मौन सहमति या सहयोग की नीति भी कहते हैं। हालांकि जैसा आपने बिहार वाले लेख का जिक्र किया, वो बताता है कि वहां के स्वयंसेवक 1942 के आंदोलन में व्यक्तिगत स्तर पर काफी सक्रिय थे। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। और देश के बंटवारे के वक्त 1947 में आरएसएस की क्या भूमिका रही? ये बात सच है कि आरएसएस ने पश्चिमी पंजाब से, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की काफी मदद की। राहत कार्यों में वो सक्रिय थे। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उत्तर भारत में उस वक्त जो भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, उनमें आरएसएस के कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से शामिल थे। आरएसएस बंटवारे के लिए गांधी, नेहरू और पटेल की नीतियों को जिम्मेदार मानता था, जिन्हें वो नरम या तुष्टीकरण की नीतियां कहता था। और फिर 1948 में गांधी जी की हत्या, वो एक बहुत ही दुखद और विवादास्पद मोड़ था। हाँ, बिल्कुल। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। गोडसे आरएसएस का सदस्य था। हालांकि उसने बाद में दावा किया कि वो 1946 में ही संगठन छोड़ चुका था। वो हिंदू महासभा का भी सक्रिय कार्यकर्ता था। तो इसके बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। हाँ, इस हत्या के तुरंत बाद आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। क्या आरएसएस को इस हत्या के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था किसी जांच में? बाद में एक जांच आयोग बना, कपूर आयोग। उसने अपने निष्कर्ष में कहा कि एक संगठन के तौर पर आरएसएस हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं था। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल ने अपने खतों में लिखा था, और ये खत पब्लिक डोमेन में है, कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की मौत के बाद खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी
और उनके भाषणों में सांप्रदायिक जहर होता था जो इस माहौल के लिए जिम्मेदार था। तो ये पाबंदी हटी कैसे फिर, और इसका आरएसएस पर क्या असर पड़ा होगा? पाबंदी तब हटी जब आरएसएस ने कुछ शर्तें मानी, उन्हें एक लिखित संविधान अपनाना पड़ा और भारतीय संविधान और तिरंगे के प्रति वफादारी जतानी पड़ी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें भी शुरू में कुछ आनाकानी हुई थी। इस पूरी घटना ने आरएसएस की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल हाशिए पर चला गया कई सालों तक। हाँ, ये तो होना ही था। और दिलचस्प बात यह है, जैसा मैंने शायद पहले इशारा किया, कि गांधी हत्याकांड के बाद लगे इसी प्रतिबंध ने आरएसएस को जो राजनीतिक नुकसान पहुंचाया था, दशकों बाद इमरजेंसी के विरोध ने उन्हें वैसी ही राजनीतिक स्वीकार्यता वापस दिलाने में मदद की जो उन्होंने खो दी थी। ये दिखाता है कि कैसे वक्त और राजनीतिक माहौल किसी संगठन की किस्मत को बदल सकता है। हाँ, ये दिलचस्प कनेक्शन है। आपने संविधान और तिरंगे की बात की, क्या उसको लेकर भी शुरू में कुछ विरोध था? हाँ बिल्कुल। आरएसएस का जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके शुरुआती अंकों में भारतीय संविधान की आलोचना की गई थी। कहा गया कि इसमें मनुस्मृति का जिक्र क्यों नहीं है। अच्छा। और राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे की भी आलोचना हुई थी और भगवा झंडे को अपनाने की वकालत की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है, वहां 1950 के बाद करीब 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। ये 2002 में फिर से शुरू हुआ। ये जानकारी तो शायद बहुत लोगों को ना हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी के दौरान भी आरएसएस पर पाबंदी लगी थी, है ना? हाँ, दूसरी बार 1975 से 77 के बीच जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस पर फिर से पाबंदी लगा दी। वजह? इसकी मुख्य वजह ये थी कि आरएसएस को विपक्षी नेताओं, खासकर जेपी आंदोलन के काफी करीब माना जाता था। ओके। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक उस वक्त के सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने पाबंदी हटाने के बदले इंदिरा गांधी को सहयोग का भरोसा देते हुए खत भी लिखे थे। ये भी एक विवादास्पद पहलू है। दूसरी तरफ आरएसएस का दावा है कि उसके हजारों कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी के खिलाफ जमीन के नीचे रहकर, मतलब अंडरग्राउंड होकर काम किया और लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष किया। तो इस दौर का क्या महत्व रहा आरएसएस के लिए? जैसा मैंने पहले कहा, इमरजेंसी के विरोध ने आरएसएस को वो राजनीतिक वैधता और सम्मान वापस दिलाने में मदद की जो गांधी हत्याकांड के बाद से मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। कई अलग अलग विचारधारा के लोग भी उनके साथ आए इस दौरान। और फिर आया 1992 का वो दिन, बाबरी मस्जिद विध्वंस। हाँ, 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने वाली जो भीड़ थी, उसमें आरएसएस के सदस्य और उससे जुड़े संगठनों के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। इसके बाद तो दंगे भड़क गए थे पूरे देश में। हाँ, बहुत भयानक दंगे हुए। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, और आरएसएस पर तीसरी बार पाबंदी लगाई गई जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में हटा दी। क्या किसी जांच में सीधे तौर पर आरएसएस को जिम्मेदार माना गया इसके लिए? 2009 में जस्टिस लिबरहान आयोग की रिपोर्ट आई, जिसने मस्जिद गिराने की पूरी योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए संघ परिवार के कई नेताओं और संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। और आरएसएस का क्या कहना था इस पर? आरएसएस ने इस रिपोर्ट को हमेशा खारिज किया है, इसे पक्षपातपूर्ण बताया है। लेकिन ये घटना और पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन निसंदेह भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। हाँ, बिल्कुल। अब जरा संगठन के ढांचे और इसकी पहुंच की बात करते हैं। ये इतना बड़ा संगठन काम कैसे करता है? क्या स्ट्रक्चर है इसका? आरएसएस का ढांचा एक पिरामिड जैसा है, काफी व्यवस्थित। सबसे ऊपर होते हैं सरसंघ चालक, जो अभी मोहन भागवत जी हैं। हाँ। उनके बाद सर कार्यवाह यानी महासचिव, जो अभी दत्तात्रेय होसबाले हैं। फिर प्रचारक आते हैं, जैसा हमने पहले बात की। ये फुल टाइम समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। इनकी संख्या हजारों में बताई जाती है, करीब 2500 या उससे ज्यादा। और सबसे नीचे? सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है शाखा। आरएसएस में कोई फॉर्मल मेंबरशिप का रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे कोई कार्ड वगैरह नहीं होता, लेकिन सदस्यों या समर्थकों की संख्या लाखों में मानी जाती है। और हाँ, ये संगठन मुख्य रूप से सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए एक समानांतर संगठन है, राष्ट्र सेविका समिति। शाखाओं के बारे में थोड़ा और बताइए। इन्हें आरएसएस की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाखा ही वो जगह है जहां रोज या हफ्ते में सदस्य मिलते हैं। ये आमतौर पर सार्वजनिक जगहों, पार्कों वगैरह में सुबह या शाम को 1 घंटे की बैठकें होती हैं। क्या होता है इन बैठकों में? इनमें शारीरिक कसरत होती है, योग, खेलकूद, पहले लाठी वगैरह भी होती थी। फिर बौद्धिक चर्चाएं होती हैं, जिसे बौद्धिक कहते हैं।
साथ ही सामाजिक सेवा और देशभक्ति की भावना पर जोर दिया जाता है। कितनी शाखाएं होंगी अंदाजन? आरएसएस खुद 80,000 से ज्यादा शाखाओं का दावा करता है। कुछ साल पहले की एक रिपोर्ट में ये संख्या करीब 60,000 बताई गई थी। केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में इनकी बहुत मजबूत मौजूदगी है। और ये भी देखा गया है कि 2014 के बाद शाखाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। संगठन समय के साथ बदला भी है, सिर्फ विचारधारा में ही नहीं बल्कि दिखने में भी। जैसे वो खाकी निकर, वो अब नहीं रही। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। करीब 91 साल तक खाकी निकर पहनने के बाद 2016 में इसे गहरे भूरे रंग की फुल पैंट से बदल दिया गया। उसके साथ सफेद शॉर्ट और काली टोपी, ये अब उनकी गणवेश यानी यूनिफॉर्म है। आरएसएस अकेले काम नहीं करता, संघ परिवार शब्द भी अक्सर सुनने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, आरएसएस को कई सारे संगठनों का जनक या प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इन सभी संगठनों को मिलाकर अनौपचारिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है। कौन कौन से संगठन आते हैं इसमें? इसमें कई बड़े और जाने माने नाम हैं, जैसे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, धार्मिक सांस्कृतिक संगठन विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस। अच्छा, बीएमएस भी। हाँ, फिर सेवा कार्यों के लिए सेवा भारती, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, आदिवासियों के बीच काम करने वाला वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे कई संगठन हैं। अक्सर आरएसएस के प्रचारकों को ही इन संगठनों को शुरू करने और चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो एक तरह से डेप्यूटेशन पर भेजे जाते हैं। सामाजिक कार्यों या सेवा का भी काफी जिक्र होता है आरएसएस के संदर्भ में। इसका क्या महत्व है उनके लिए? सेवा कार्य आरएसएस की गतिविधियों का एक बहुत अहम और शायद सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा है, और ये उनकी छवि बनाने और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने में काफी मदद करता है। इस तरह के सेवा कार्य खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान या हाल में कोविड लॉकडाउन के दौरान उनके राहत कार्यों की अक्सर तारीफ हुई है। यहाँ तक कि उनके आलोचक भी कई बार उनके इस काम को मानते हैं। गुजरात भूकंप हो, उड़ीसा का चक्रवात हो, उत्तराखंड की बाढ़ हो, हर जगह उनके स्वयंसेवक दिखते हैं। और आपदा राहत के अलावा दूसरे सेवा कार्यों में हेल्थ कैंप लगाना, गांव का विकास, शिक्षा, जैसे विद्या भारती बहुत सारे स्कूल चलाती है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूपी में उनके स्कूलों में मुस्लिम छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। अच्छा। हाँ, आदिवासियों के बीच काम, वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए, और समाज के पिछड़े या वंचित तबकों के बीच बराबरी और समरसता लाने के अभियान भी चलाते हैं। उन्होंने दलितों को पुजारी बनाने की ट्रेनिंग देने की भी वकालत की है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा भारती है। एक और दिलचस्प बात है, नानाजी देशमुख जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में आरएसएस ने गांधी जी के भूदान आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। ये वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले पहलू पर, राजनीतिक असर। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता क्या है? ये हमेशा एक पहेली जैसा लगता है। हाँ, पहेली जैसा लगता है, लेकिन है बहुत गहरा। आमतौर पर आरएसएस को बीजेपी की वैचारिक जड़, मतलब आइडियोलॉजिकल मदर, और कार्यकर्ताओं का आधार माना जाता है। मतलब कैडर बेस। हाँ, कैडर बेस। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग वहीं हुई है। ये रिश्ता वक्त के साथ कैसे मजबूत हुआ, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक? इसकी शुरुआत 1951 में हुई, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया तो आरएसएस ने उसे पूरा समर्थन दिया। यही जनसंघ बाद में बीजेपी बनी। 1977 में जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ तो पहली बार आरएसएस पृष्ठभूमि के नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, जैसे वाजपेयी जी, आडवाणी जी। हाँ, वो जनता पार्टी वाली सरकार। बिल्कुल। फिर 1980 में जब जनता पार्टी टूटी तो बीजेपी का गठन हुआ, और फिर आया अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर का मुद्दा। इसने बीजेपी को अभूतपूर्व विस्तार दिया। आडवाणी जी की रथ यात्रा, जिसके मैनेजमेंट में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, उसने बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा और ध्रुवीकरण भी किया। और आज इसका क्या असर दिखता है राजनीति पर? आज आरएसएस को भारतीय राजनीति में एक बहुत ही अहम, शायद केंद्रीय खिलाड़ी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आरएसएस बैकग्राउंड से हैं
और उन्होंने लाल किले से आरएसएस की तारीफ भी की है। हाँ, ये मैंने भी सुना था। ऐसा माना जाता है कि आरएसएस सरकार की नीतियों पर, खासकर शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर असर डालता है। अनुच्छेद 370 हटाना हो, समान नागरिक संहिता की बात हो, इन सब पर आरएसएस का स्टैंड बहुत पहले से रहा है। तो क्या वो नियुक्तियों में भी सलाह देते हैं? हाँ, माना जाता है कि अहम पदों पर नियुक्तियों में उनकी सलाह ली जाती है और चुनावों में तो बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर माहौल बनाने और वोटरों को लामबंद करने में उनके कैडर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और राम मंदिर का उद्घाटन? अयोध्या में उसी जगह राम मंदिर का बनना और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसका उद्घाटन किया जाना, इसे कई लोग आरएसएस और बीजेपी के दशकों पुराने एजेंडे की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखते हैं। और हाँ, इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हिंदू स्वयंसेवक संघ एचएसएस जैसे संगठनों के जरिए इनका एक ग्लोबल नेटवर्क भी है। तो एक तरफ आरएसएस राष्ट्र निर्माण, अनुशासन, सेवा की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उस पर बहुत गंभीर आरोप भी लगते रहे। चलिए, इन आलोचनाओं और उनके बचावों को भी थोड़ा निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुख्य आलोचनाएं हैं? निश्चित रूप से अगर आलोचनाओं की बात करें तो सबसे बड़ा आरोप है बहुसंख्यकवाद, यानी सिर्फ मेजॉरिटी की चिंता करने, हिंदू वर्चस्व को बढ़ाने और समाज को बांटने वाली विचारधारा को बढ़ावा देने का। आलोचक कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति असहिष्णुता, डर और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और देश के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर करता है। हिंसा और कट्टरता से जुड़े आरोप भी हैं, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया। हाँ, इसे एक कट्टरपंथी, यहाँ तक के अर्धसैनिक या मिलिटेंट संगठन होने के आरोप भी झेलने पड़े हैं। सांप्रदायिक दंगों में इसके कार्यकर्ताओं की संलिप्तता के आरोप कई बार लगे हैं, जैसे जमशेदपुर 1989, गुजरात 2002 के दंगों पर ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स, या फिर बाबरी मस्जिद गिराने में भूमिका पर लिब्रेहान आयोग की रिपोर्ट। और वीएचपी, बजरंग दल जैसे सहयोगी संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, अक्सर इन सहयोगी संगठनों की हिंसक गतिविधियों के लिए भी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि वो संघ परिवार का हिस्सा है। आतंकवाद से जुड़े कुछ आरोप भी सुनने में आए थे बीच में, वो क्या थे? हाँ, कुछ गंभीर मामलों में, जैसे मालेगांव 2008 ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट या समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, इनमें आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के शामिल होने के आरोप लगे थे। हालांकि ये मामले अदालतों में चले और नतीजे मिले जुले रहे। एक पूर्व प्रचारक यशवंत शिंदे ने तो बाकायदा हलफनामा देकर ये सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उन्हें मस्जिदों पर बमबारी करने और झूठे ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग मिली थी। इन आरोपों की सच्चाई पर जांच चल रही है। और भी आरोप है। हाँ। जैसे गांधी के हत्यारे गोडसे का कुछ कट्टरपंथियों द्वारा महिमा मंडन किया जाना, जिसे आरएसएस आधिकारिक तौर पर खारिज करता है, लेकिन ये आवाजें उठती रहती हैं। दूसरे धर्मों में शादी करने वाले जोड़ों के खिलाफ माहौल बनाना, जिसे लव जिहाद का नैरेटिव कहा जाता है। अच्छा। जातिगत भेदभाव के आरोप भी लगे हैं। कुछ पूर्व दलित सदस्यों ने अपने अनुभव बताए हैं। और जैसा हमने पहले बात की, संविधान और तिरंगे का शुरुआती विरोध, आजादी की लड़ाई में सीधी भागीदारी ना होना और अंग्रेजों से कथित सहयोग के आरोप भी बार बार लगते रहे हैं। समलैंगिकता पर क्या विचार रहे हैं इनके? समलैंगिकता पर भी उनके विचार ऐतिहासिक रूप से नकारात्मक रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में मोहन भागवत ने कुछ नरमी के संकेत दिए हैं, कहा कि ये भी समाज का हिस्सा है, लेकिन समलैंगिक शादी का विरोध वो अब भी करते हैं। इतने सारे और इतने गंभीर आरोपों पर आरएसएस का पक्ष क्या रहता है? वो अपना बचाव कैसे करते हैं? आरएसएस के नजरिए से देखें, जैसा कि उनके साहित्य और नेताओं के बयानों में मिलता है, वो सबसे पहले तो खुद को राजनीतिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संगठन बताते हैं। हाँ, ये वो हमेशा कहते हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद समाज में समरसता लाना, लोगों का चरित्र बनाना, देश को एक करना और भारतीय संस्कृति और मूल्यों, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को बढ़ावा देना है। वो बंटवारे वाली या विभाजनकारी विचारधारा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। और वो अपने सेवा कार्यों पर बहुत जोर देते हैं ना? वो कि उनकी परिभाषा क्या है बचाव में? वो हिंदुत्व को एक समावेशी जीवन पद्धति बताते हैं, जिसमें उनके मुताबिक सिख, जैन, बौद्ध भी स्वाभाविक रूप से शामिल हैं। वो अल्पसंख्यकों तक पहुंचने की अपनी कोशिशों का हवाला देते हैं, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन, अनुशासन और देशभक्ति पर उनका खास जोर रहता है। बिहार पर जो लेख था, उसमें भी आरएसएस के सकारात्मक योगदान, राष्ट्र निर्माण और सेवा पर ही फोकस था। तो जाहिर है आरएसएस को लेकर राय बहुत बंटी हुई है। एक तरफ समर्पण और सेवा की तस्वीर है, दूसरी तरफ गंभीर आरोप और विवाद हैं। इसके कामों की अलग अलग व्याख्याएं हैं।
हाँ, ये एक बहुत ही जटिल, बहुस्तरीय और प्रभावशाली संगठन है, जिसके बारे में कोई एक सीधी सरल राय बनाना मुश्किल है। तो हमने देखा कि कैसे नागपुर के एक छोटे से समूह से शुरू होकर आरएसएस आज अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा एक विशाल और कहना होगा बेहद प्रभावशाली संगठन बन गया है। हमने इसकी विचारधारा, समाज में इसकी भूमिका, इसके राजनीतिक असर और इससे जुड़े गहरे विवादों को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश की। तो इन सब का मतलब क्या है आज के संदर्भ में? हमने इसकी गहरी जड़ें देखी, इसका विशाल नेटवर्क देखा और ये भी देखा कि ये कितनी तीखी, कितनी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक संगठन जो शुरू में ज्यादातर सांस्कृतिक मजबूती और चरित्र निर्माण पर ध्यान दे रहा था, वो धीरे धीरे भारत की राजनीतिक यात्रा और सामाजिक बहसों से इतना गहरा जुड़ गया। या शायद शुरू से ही जुड़ा था, पर अब ज्यादा स्पष्ट दिखता है। बिल्कुल। और जैसा कि आरएसएस अब अपनी दूसरी सदी में कदम रख रहा है, एक सवाल सोचने लायक है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। भारत के विचार के लिए, भारत की पहचान के लिए इसके लगातार विकास का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, खासतौर पे जब हम सांस्कृतिक पहचान और सेक्युलर लोकतंत्र के बीच संतुलन की बात करते हैं, ये एक तनाव है, एक कश्मकश है जो इसके स्थापना के समय से ही कहीं ना कहीं मौजूद रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी बहस और विचार जारी रहेगा। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।